स्वागत दोस्तों, आगे के सामने मोदी चैनल के सबसे पहले सबसे बड़ी आपको बताएंगे दोस्तों, जहां पर चौंकाने वाली बात सामने आई है कि भारत के जमीन पर नेपाल ने कब्जा कर लिया है। दोस्तों बताएंगे अब ये बयान कोई छुटभैया नेता नहीं बल्कि सीधे प्रधानमंत्री का सामने आया है। दोस्तों बताएंगे इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी सरकार की मेलोडी राजनीति और मेलोडी विदेश नीति पर लोगों का पारा चढ़ चुका है। दोस्तों बताएंगे डिटेल में क्या है पूरी अपडेट इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर पूर्व प्रधानमंत्री के साथ बीजेपी करने लगी अपमानित व्यवहार। दोस्तों बताएंगे कैसे कांग्रेस पार्टी के नए मुख्यमंत्री ने पूरी तरीके से कर्नाटका का समीकरण बदल डाला है। दोस्तों बताएंगे डिटेल में क्या है पूरी अपडेट के साथ में चलेंगे। सीबीएसई से जुड़े मामले को लेकर राहुल गांधी ने छात्रों से की है बातचीत। दोस्तों और छात्रों को क्यों बोले राहुल गांधी की जरा आतंकवादियों के चेहरे देखे, जिसके बाद बताएंगे आगे क्या प्रतिक्रिया हुई है। दोस्तों और अंजना ओम कश्यप और खान सर के बीच में चल रहे जबरदस्त तरीके के संघर्ष में बताएंगे मामला कहां तक पहुंचा है। दोस्तों एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी अपडेट, लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि भारत कभी इतना कमजोर नहीं था जितना बीजेपी की 12 साल की सरकार में हो चुका है और इसीलिए नेपाल का प्रधानमंत्री भारत के जमीन कब्जा करने की दावा कर रहा है, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। दोस्तों ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर पूरी दुनिया में भारत को विश्व गुरु बनाने के नाम पर जो देश के अंदर विदेश नीति के नाम पर मेलोडी राजनीति बांटा जा रहा है। दोस्तों यानी मेलोडी की विश्व नीति बांटी जा रही है जिसका कुछ अता पता नहीं है, और विश्व गुरु तो दूर की बात दुनिया भर के अंदर कोई भारत का नाम पूछ नहीं रहा। दोस्तों और स्थिति इतनी खराब हो गई है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि इतनी खराब है दोस्तों की पासपोर्ट की रैंकिंग से लेकर भारत बाहर से आने वाले निवेश के रैंकिंग में भी नीचे गिर चुका है। दोस्तों बल्कि भारत की अर्थव्यवस्था भी नीचे चली गई है, यानी छठे स्थान पर चली गई है। ऐसे में भारत और नेपाल के बीच में लंबे समय से चल रहे सीमा विवाद को लेकर नेपाल के प्रधानमंत्री बलेंद्र शाह ने एक बयान दे दिया। दोस्तों ऐसा बयान दे दिया जिससे बीजेपी सरकार अब नेपाल की नीति को लेकर सवालों के घेरे में आ गई है। दोस्तों की क्या भारत की जमीन को नेपाल भी कब्जाएगा क्या? आपको बता दें कि दोनों देशों के बीच में कूटनीतिक गलियारों में मच गई खलबली। प्रधानमंत्री नेपाल के बालेन शाह ने दावा किया कि कई जगह पर भारत की जमीन पर नेपाल ने कब्जा कर लिया है, नेपाल ने अतिक्रमण कर लिया है। प्रधानमंत्री के इस अप्रत्याशित और विवादित बयान सामने आने के बाद नेपाल के भीतर चर्चाएं तेज हो गई है दोस्तों, लेकिन भारत के अंदर भी लोग गुस्से में है कि आखिर नरेंद्र मोदी की सरकार में नेपाल ने कौन सी जमीन पर भारत के कब्जा कर लिया है। दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि इस मामले पर भाजपा सरकार को बिल्कुल भी छोड़ा नहीं जाना चाहिए और खासकर श्वेत पत्र लेकर आना चाहिए विदेश मंत्री एस जयशंकर को और बताना चाहिए कि नेपाल का प्रधानमंत्री भारत की कौन कौन सी जमीन पर कब्जा करने का दावा कर रहा है, नेपाल भारत की जमीन पर कब्जा कर रहा है, और गोदी मीडिया वाले विदेश नीति का जय जयकार कर रहे हैं। दोस्तों मेलोडी विदेश नीति की तारीफ कर रहे हैं। इस मामले को लेकर विपक्ष भी पूरी तरीके से भड़का हुआ है, लेकिन सोशल मीडिया पर आम जनता में काफी नाराजगी देखने को मिली और नेपाल के प्रधानमंत्री के इस बयान को लेकर अभी तक कोई खंडन भी भारत की तरफ से सामने नहीं आया है। दोस्तों ऐसे में आप लोग क्या कुछ कहना चाहते हैं लिखकर जरूर बताएगा। अगर आप भी मानते हैं कि अब देश को डॉक्टर मनमोहन सिंह की याद आने लगी है तो लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर कांग्रेस पार्टी ने एक ऐसा कार्ड खेला दोस्तों की बीजेपी पूर्व प्रधानमंत्री को भी राज्यसभा सीट पर राज्यसभा चुनाव जिताकर राज्यसभा भेजने पर 10 बार विचार कर रही है। दोस्तों अब जो अपडेट सामने आ रही है वो ये कि जनता दल सेकुलर पार्टी जो भारतीय जनता पार्टी गठबंधन का हिस्सा है, एनडीए गठबंधन का हिस्सा है दोस्तों, जेडीएस पार्टी की तरफ से पिछली बार राज्यसभा भेजे गए थे एचडी कुमारस्वामी, जिनका 6 साल का कार्यकाल खत्म हो चुका है और दोबारा से उनको राज्यसभा का सांसद बनाने के लिए बीजेपी को इस मामले पर समर्थन करना पड़ेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास कर्नाटका के अंदर आंकड़ा है और अगर बीजेपी और उसके साथ में जेडीएस मिल जाए तो वो आराम से अपना राज्यसभा का सीट जीत सकते हैं। लेकिन राज्यसभा की इस सीट को लेकर केंद्रीय मंत्री एचडी कुमारस्वामी भारतीय जनता पार्टी के फैसले का इंतजार कर रहे हैं दोस्तों, और अब वो मीडिया के सामने आकर बोल लगे कि बीजेपी हमें बताएगी कि किसको उम्मीदवार यहां से बनाना है। उन्होंने कहा कि हमने तो तय कर रखा है कि हमको एक जो सीट मिलने जा रही है उस पर पूरे प्रधानमंत्री को मैदान में उतारेंगे, लेकिन देवेगौड़ा को प्रधानमंत्री के तौर पर बीजेपी स्वीकार करने को तैयार नहीं है दोस्तों, और बीजेपी के द्वारा अभी तक मंजूरी नहीं दी गई है। और ये सारा गेम इसलिए हो रहा है क्योंकि कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी ने डीके शिव कुमार को अगला मुख्यमंत्री बनाने का फैसला लिया दोस्तों। डीके शिव कुमार खुद वोकालिगा समुदाय से आते हैं जिसकी राजनीति करते हैं एचडी कुमारस्वामी और देवेगौड़ा, और इन दोनों की राजनीति अब खत्म होने की कगार पर पहुंच गई है दोस्तों। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रही है कि एचडी कुमारस्वामी और देवेगौड़ा के साथ में कोई समझौता नहीं किया जाए और बीजेपी अकेले चुनावी मैदान में कूदे। कुल मिलाकर दोस्तों भारतीय जनता पार्टी ने चुप्पी साध कर रखने का फैसला लिया है दोस्तों, क्योंकि बीजेपी को पता है कि एचडी कुमारस्वामी और देवेगौड़ा की पार्टी का कोई वैल्यू बचा नहीं है, क्योंकि बीजेपी को पहले वोकालिगा समुदाय का समर्थन चाहिए होता था तो इनको चेहरा दिखाना चाहता होता था एचडी कुमारस्वामी का और देवेगौड़ा का, लेकिन जब से कांग्रेस पार्टी डीके शिव कुमार को आगे कर चुकी है दोस्तों वोकालिगा समुदाय की राजनीति पूरी तरीके से खत्म होती हुई दिखाई दे रही है, खासकर इन दोनों बाप बेटे के लिए यानी एचडी कुमारस्वामी और देवेगौड़ा के लिए दोस्तों। इसीलिए बीजेपी भाव देने को तैयार नहीं है, तो अब वोकालिगा समुदाय के लोग कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ते ही पूरी तरीके से रिकॉर्ड स्थापित करेंगे और मजबूत विकल्प पेश करेंगे कांग्रेस पार्टी की दोबारा से सरकार बनने के लिए दोस्तों। ऐसे में जनता दल सेकुलर बीजेपी का इंतजार करता रह जा रहा है और उसको कोई जवाब नहीं मिला। आप लोग इस पूरे मामले अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर
कांग्रेस पार्टी ने कहा कि सीबीएसई वालों ने एक और बड़ा कारनामा कर दिया और देश के छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर दिया। जो देश के छात्रों के भविष्य को स्क्रीन पर चेक किया जा रहा था, वो पेपर पहले दावा किया गया कि मशीन से स्कैन किया गया है। बाद में पता चला कि बहुत बड़ी संख्या में ऐसी आबादी है, दोस्तों छात्रों की आबादी है, जिनके आंसर सीट को यानी उत्तर पुस्तिका को स्कैन कर दिया गया, वो भी फोन से स्कैन कर दिया गया, जो साफ तौर पर काला काला दिखाई दे रहा है। ऐसे में दोस्तों कांग्रेस पार्टी ने कहा कि मगर ये तस्वीर सबूत है कि लोगों को मोबाइल थमाकर उनसे छात्रों की कॉपियों की फोटो खींचकर अपलोड कर देने को कहा गया। तस्वीरों को ध्यान से देखते ही समझ आ जाता है कि यही कॉपी मुड़ी हुई है, वहीं कहीं कॉपी और उसके पन्ने की परछाई दिखाई दे रही है, तो कहीं पर पन्ने फटे हुए हैं। हद तो इस बात की है कि सीबीएसई बोर्ड के लाखों छात्रों की कॉपी कोई भी एक्सेस कर सकता है, यानी डेटा सिक्योरिटी यानी जो लोगों की सुरक्षा है वो तो 0% है। आखिर ये कैसी स्क्रीनिंग करा रही है सीबीएसई, जहां खामियां पूरी तरीके से भरी हुई है। और कोयम्ट नाम की कंपनी ने छात्रों की कॉपी स्कैन करने का काम लिया, लेकिन स्कैनर्स का इस्तेमाल नहीं किया। साफ है कि मोदी सरकार ने कोयम्ट जैसी कंपनी को सरकारी ठेका दे दिया, जो पूरी तरीके से छात्रों के भविष्य के साथ में खिलवाड़ करता हुआ दिखाई दे रहा है। मोदी सरकार और उनके नकारा मंत्री ने शिक्षा व्यवस्था को तबाह कर डाला है। कांग्रेस पार्टी आगे कहती है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने तत्काल अपने पोस्ट से इस्तीफा देना चाहिए। उन्हें उस पोस्ट पर रहने का कोई भी क्षण भर भी बिल्कुल भी अधिकार नहीं है। ऐसे में दोस्तों खुलकर राहुल गांधी भी इस मामले को लेकर छात्रों से बातचीत करते हुए धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। और अगर आप भी मानते हैं कि बात सही है और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तत्काल होना चाहिए, बिना इस्तीफे के नहीं बनेगी कोई बात, तो लिखकर जरूर बताएगा। दोस्तों राहुल गांधी भी पूरी तरीके से छात्रों के समर्थन में आकर कूद गए। दोस्तों जो बड़ी अपडेट है वो ये कि राहुल गांधी ने भी 20 लाख बच्चों के गोपनीयता के साथ किए जा रहे खिलवाड़ को लेकर निशाना साधा। कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी सीबीएसई को लेकर बयान दिया। दोस्तों वो कहते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होने तक छात्रों को न्याय नहीं मिलेगा। वहीं लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सीबीएसई के ओएसएम की गंभीर खामियों को मंत्री से लेकर उनका ठेका हासिल करने वाली कंपनियों को कटघरे में खड़ा करने वाले छात्रों से मुलाकात के दौरान उनको आतंकवादी पाकिस्तानी डीप स्टेट का व्यक्ति बताना, सोरोस का एजेंट बताए जाने को लेकर राहुल गांधी ने मीटिंग के दौरान इन शब्दों का चर्चा करते हुए जब बातें बोली दोस्तों, तो सब जोर जोर से हंसने लगे। और इसे एक बात पता चल रही है कि कहीं ना कहीं देश के छात्रों के सवाल भी बीजेपी बर्दाश्त नहीं कर पा रही दोस्तों, और छात्रों को भी उल्टा सीधा शब्दावली से संबोधित करते हुए उनको पूरी तरीके से बर्बाद करने की कोशिश। और एक तरीके से दोस्तों उनको ये बताने की कोशिश की जा रही है कि सवाल पूछोगे तुम्हें आतंकवादी बोल देंगे, सोरोस का एजेंट बोल देंगे। और राहुल गांधी इसी बात पर मजाक कर रहे थे बच्चों के साथ दोस्तों, और बच्चे इस पर हंसने लगते हैं जोर जोर से। वो कहते हैं कि ये लोग मुझे भी यही बोलते हैं जब इनसे सवाल मैं पूछता हूँ। इसी के साथ में आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। दोस्तों चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर देश की जनता को खासकर दिल्ली के अंदर कमर्शियल सिलेंडर के दाम को लेकर एक और बड़ी अपडेट आई है। दोस्तों दिल्ली में बढ़ गए हैं कमर्शियल सिलेंडर के दाम। दिल्ली में कमर्शियल सिलेंडर के दाम में 42 रुपए का अतिरिक्त बोझ जनता के ऊपर डाला जा रहा है। और कमर्शियल सिलेंडर के महंगा हो जाने के बाद हर तरीके की दिक्कतें सामने आएगी। दोस्तों बड़ी बात यह है कि दुनिया भर के अंदर गैस और पेट्रोल के दाम घटते चले जा रहे हैं, लेकिन भारत के अंदर बढ़ाते चले जा रहे हैं दोस्तों, यानी एकदम रिवर्स रणनीति चल रही है। आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। सुप्रीम यूनिट भी कहती है कि पिछले एक महीने से जो बैरेंट क्रूड ऑयल है वो $116 प्रति बैरल से घटकर $92 प्रति बैरल पर पहुंच गया। करीब $24 पर बैरल की गिरावट देखने को मिली, लेकिन आपके पेट्रोल और डीजल के दाम में तो कोई कमी नहीं हुई। मोदी जी के मंत्री तेल कंपनियों के नुकसान पर हुआ कर रहे थे, लेकिन जब आम लोगों को परेशानी हो रही है, आम लोगों को बढ़ा चढ़ाकर पैसे देने पड़ रहे हैं, तब इनके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लेकर बताएगा। दोस्तों ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर सोशल मीडिया पर अंजना ओम कश्यप के द्वारा खान सर जैसे टीचरों को लेकर सोशल मीडिया पर जो काम करते हैं उन पर निशाना साधा गया दोस्तों। और बच्चों के परिवार के लोग और खासकर माता पिता की गाड़ी कमाई पर डकैती डालने का मामला बताते हुए कहा जा रहा है कि ये लोग महिलाओं के खिलाफ भी उल्टा बोलते। कुल मिलाकर दोस्तों घूम फिरकर निशाना साध रही थी खान सर के ऊपर दोस्तों। इसके बाद खान सर ने भी दिया जोरदार तरीके का जवाब, और अब सोशल मीडिया पर अंजना ओम कश्यप को समर्थन करने के लिए यानी अंजना ओम कश्यप को बचाने के लिए बीजेपी IT सेल वाले पूरी तरीके से एक्टिव हो गए हैं दोस्तों। और जो बड़े बड़े पढ़ाने वाले लोग हैं, जिसमें अभिनय SSC के टीचर है दोस्तों, उन्होंने भी जोरदार तरीके से जवाब दिया। ऐसे में आपको बता दें कि अंशुल सक्सेना से लेकर मिस्टर सिन्हा, मेघ अपडेट और हॉक्स न्यूज, इस तरीके के दोस्तों भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए ये सारे के सारे IT सेल वाले लोग हैं, जो कह रहे हैं कि खान सर जैसे लोग टीचर अपनी रोटियां सेकते हैं और राजनीति करते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि असली काम तो अंजना ओम कश्यप कर रही है। और IT सेल वाले पूरी तरीके से अंजना ओम कश्यप करने लगे दोस्तों। इससे पता चल रहा है कि अंजना ओम कश्यप पर जोरदार तरीके का दबाव है। उन्होंने ऐसा एक बड़ा बयान दिया दोस्तों। इस मामले को लेकर खान सर से जुड़े हुए लोगों ने इसकी जमकर आलोचना की दोस्तों। और बड़ी बात यह है कि अब बीजेपी IT सेल को बुलाया जा रहा है कि जैसे तैसे अंजना ओम कश्यप को बचाया जाए। सोशल मीडिया पर अंजना ओम कश्यप ने जो सवाल खड़े किए तो उस पर जवाब दिया जाए। आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। दोस्तों चलते हैं एक और बड़ी अपडेट तब, जहां पर
कर्नाटका के मुख्यमंत्री बदलने के बाद कांग्रेस पार्टी हाई कमान का पूरा फोकस चल रहा है संगठन के ऊपर। दोस्तों पार्टी के भीतर बड़े स्तर पर बदलाव की सुगबुगाहट तेज हो गई है। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बड़ा मास्टर प्लान तैयार किया है। दोस्तों इसके तहत कई राज्यों के संगठन और AICC यानी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी में बड़े बदलाव किए जाएंगे। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार 2029 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस पार्टी कई प्रदेश अध्यक्षों को बदलने जा रही है, जिसमें पंजाब, केरल, तमिलनाडु और कर्नाटका के पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बदले जाएंगे। उत्तर प्रदेश और राजस्थान के अंदर भी प्रदेश अध्यक्ष को बदलने पर चर्चा हो रही है और सब उम्मीद कर रहे हैं कि सचिन पायलट को कांग्रेस पार्टी राजस्थान इकाई का प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाए। जिस दिन ये हो जाएगा दोस्तों, उसी दिन कांग्रेस पार्टी को लेकर राजस्थान में एकदम सकारात्मक माहौल हो जाएगा और कांग्रेस पार्टी एक बड़े जीत के साथ में दिखाई देने वाली है। अगर आप भी मानते हैं कि सचिन पायलट राजस्थान में कांग्रेस पार्टी का भविष्य पूरी तरीके से तब्दील कर सकते हैं और उनको जोरदार तरीके का समर्थन मिलना भी चाहिए। आप लोग इस पूरे मामले पर जो भी राय हो दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर राहुल गांधी के दौरे से पहले अल्मोड़ा के अंदर यानी उत्तराखंड के अंदर पार्टी ने अपनी तैयारियों को और ज्यादा तूल देना शुरू कर दिया है। 20,000 के आसपास कार्यकर्ताओं की एक बड़ी भीड़ बुलाकर रैली का समापन कराया जाएगा। दोस्तों आपको बता दें कि 4 जून को अल्मोड़ा में प्रस्तावित राहुल गांधी की रैली को सफल बनाने के लिए 20,000 से ज्यादा लोगों के जुटने का लक्ष्य बनाया गया है। इसको लेकर उत्तराखंड कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने मोर्चा संभाल लिया है दोस्तों। और इधर हाल ही में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और उत्तराखंड में कई और नेता साथ में प्रवास करने जा रहे हैं। ऐसे में दोस्तों बीते दिनों जो अपडेट आई है वो ये कि जब देखना होगा तो दोनों राष्ट्रीय पार्टियों द्वारा कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय नेताओं के उत्तराखंड दौरे के बाद पार्टी उम्मीद कर रही है कि अपने ताकत को और ज्यादा बढ़ाया जाए। आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा पिछली बार क्या नतीजा सामने आता है और इस बार क्या बदलाव हुआ है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। साथ साथ पंजाब से बड़ी अपडेट सामने आती है दोस्तों, जहां पर जीकरपुर के नगर परिषद के चुनाव के परिणाम के बाद बीजेपी के वरिष्ठ नेता गुरदर्शन सिंह सैनी ने अपने पुत्र हरदीप सिंह सैनी और जिला ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष हरदीप सिंह सैनी ने विरोधी दलों के ऊपर गंभीर आरोप लगाए हैं। दोस्तों बीजेपी के नेता ने कहा कि आम आदमी पार्टी और श्रीमती अकाली दल ने मिलकर चुनावी धांधली की है, जिससे बीजेपी के बढ़ते जनाधार को रोकने की कोशिश की गई। गुरदर्शन सिंह सैनी ने चुनाव आंकड़ा साझा करते हुए कहा कि भाजपा ने 24 सीटों पर चुनाव लड़कर 13,000 से अधिक वोट प्राप्त किए, वहीं पर अकाली दल 31 सीटों पर चुनाव लड़कर 16,000 से ज्यादा वोट इकट्ठा कर रही है और कांग्रेस पार्टी को 10,000 से ज्यादा वोट मिले। उन्होंने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी और अकाली दल दोनों मिलकर बीजेपी के 7 उम्मीदवारों के नामांकन रद्द करवा रहे हैं और इन्होंने ही पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को कमजोर किया है। ऐसे में दोस्तों सबको पता है कि श्रीमती अकाली दल जितना ज्यादा मजबूत होगी उतना ज्यादा भारतीय जनता पार्टी का हाल बेहाल हो जाएगा। दोस्तों यही बड़ा कारण है कि अब जल्द से जल्द बीजेपी के लोग ये दावा करके कहीं ना कहीं मामले पर टाल मटोल करने की कोशिश कर रहे हैं। ये नहीं बता रहे कि चुनाव क्यों हारे, वो कह रहे हैं कि सत्ताधारी दल विपक्ष के साथ मिलकर धांधली कर रही है। दोस्तों यानी बात का कोई तर्क ही नहीं है। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर सिद्धरमैया के बेटे डीके शिव कुमार से मुलाकात करने के लिए पहुंचते हैं। दोस्तों सिद्धरमैया के बेटे यतींद्र सिद्धरमैया ने डीके शिव कुमार से मुलाकात की है दोस्तों, और दोनों नेताओं के बीच में मुलाकात को लेकर तस्वीरें शेयर की गई है और डीके शिव कुमार की सरकार में एक बड़ी भूमिका निभाएंगे यतींद्र सिद्धरमैया, इसमें कोई दो राय नहीं है। दोस्तों इसी के साथ में चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर मध्य प्रदेश के मऊगंज के अंदर होनहार छात्रा आकांक्षा चतुर्वेदी को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है। दोस्तों आकांक्षा के पिता पैरालिसिस से शिकार हो रखे हैं, उन्हें 2 बार हार्ट अटैक का अटैक भी आ चुका है। परिवार ने बताया कि 3 लाख रुपए का किसान क्रेडिट का लोन उन्होंने ले रखा है, परिवार के ऊपर कर्ज चल रहा है। और NSUI के अध्यक्ष विनोद जाखड़ ने परिवार से मुलाकात की दोस्तों और परिवार के लोगों से राहुल गांधी की फोन पर बातचीत करवाई और विनोद जाखड़ के फोन करने के बाद राहुल गांधी ने परिवार को आश्वासन दिया है कि वो मदद जरूर करेंगे। दोस्तों ऐसे में बड़ी बात यह है कि मध्य प्रदेश के मऊगंज के अंदर होनहार छात्रा आकांक्षा चतुर्वेदी के परिवार से मुलाकात करने के लिए पहुंचे तो पता चला कि नीट पेपर लीक के मामले को लेकर छात्रा ने अपनी जान गंवाई है, जो कई सालों से तैयारी कर रही थी और काफी परेशान चल रही थी। ऐसे में दोस्तों कांग्रेस पार्टी आर्थिक मदद तो कर दे रही है, लेकिन सवाल जो बड़ा यह है कि परिवार का एक बच्चा चला गया और वो केवल इसलिए क्योंकि बीजेपी का केंद्र सरकार का जो शिक्षा मंत्री है वो अपने काम सही से नहीं कर पा रहा। हर बार पेपर लीक होता है, चाहे 24 हो या 26 हो, इस बार हो दोस्तों दोनों बार पेपर लीक हुआ है और आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर चंडीगढ़ के पुलिस ने बीते दिन संडे को कैनन का इस्तेमाल किया दोस्तों, यानी पानी का इस्तेमाल किया गया, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। पंजाब सरकार के जो कर्मचारी है वो पूरी तरीके से विरोध जता रहे हैं और मोहाली चंडीगढ़ बॉर्डर पर उनका विरोध देखने को मिला दोस्तों। मुख्यमंत्री भगवत मान के घर के बाहर भी बड़ी संख्या में पहुंच गए। ये सब लोग आंदोलन कर रहे हैं क्योंकि ये चाहते हैं कि पुरानी पेंशन योजना लागू हो और आम जनता को और जो नौकरी पेशे वाले लोग हैं उनको फायदा मिले, पुराने फायदे के तहत आगे बढ़ना चाहते हैं और डियरनेस का अलाउंसेस भी नहीं मिल रहा।
तो इस बात को लेकर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। दोस्तों ऐसे में कांग्रेस पार्टी शुरू से केवल एक मुद्दे पर जिस पर चुनाव लड़ती आई है तो वो ओपीएस स्कीम है दोस्तों, यानी ओल्ड पेंशन स्कीम है, जिसे बीजेपी और आम आदमी पार्टी भी लागू नहीं करती। ओल्ड पेंशन स्कीम को पार्टी ने यानी कांग्रेस पार्टी ने हिमाचल प्रदेश के अंदर लागू किया हुआ है, लेकिन पंजाब के अंदर इस मांग को लेकर जोर शोर से आवाजें उठ रही है और सबको पता है कि लागू केवल एक ही पार्टी करवा सकती है और वो कांग्रेस पार्टी करवा सकती है। आप लोग इस पूरे मामले अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर विनेश फोगाट के परिवार के लोगों ने उनका पूरी तरीके से समर्थन किया है। दोस्तों विनेश फोगाट का एशियन गेम्स 2026 का हिस्सा लेने का सपना टूट गया। शनिवार को दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में चयन के ट्रायल के दौरान महिलाओं के 53 किलो वर्ग के सेमीफाइनल में मीनाक्षी गोयत ने 4-6 से विनेश फोगाट को हरा दिया दोस्तों, और एशियन गेम खेलने की उम्मीद उनकी पूरी तरीके से टूट गई। 31 वर्षीय विनेश ने भारतीय कुश्ती महासंघ यानी WFI के प्रति अपनी नाराजगी जताई है। दोस्तों विनेश फोगाट का कहना है कि अब मैं हारी तो WFI के अधिकारी खुश होंगे, उन्हें अभी जश्न मनाने दो। मैं बहुत जिद्दी और जुनूनी हूँ। ये हार मेरे इरादों को और मजबूत करती है और मैं वापस लौट कर आऊंगी। जब मैं वापस आऊंगी तो वापसी करूंगी तो अपने प्रदर्शन से हर उस इंसान का मुंह बंद कर दूंगी जो मेरे ऊपर कोई शक कर रहा है, यानी जिसको लग रहा है कि मैं कंपटीशन नहीं खेल सकती, उन सब का मुंह चुप कर दूंगी। कुल मिलाकर दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि जिस तरीके से इन्हें लेकर बर्ताव किया जाता है, जोरदार तरीके का विरोध किया जाना चाहिए और विनेश फोगाट कहीं ना कहीं अपनी वापसी को लेकर संकेत दे रही है कि वो और मेहनत करेंगे और वापस लौट कर आएंगी। आप लोग अपनी राय जरूर बताकर चलते हैं एक और बड़ी अपडेट दोस्तों, जहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि एग्जाम वॉरियर यानी एग्जाम की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको बीजेपी के लोग डीप स्टेट एजेंट बताते हैं, पाकिस्तानी होने का तोहमत लगा देते हैं। 17 साल के CBSE परीक्षार्थी हो या फिर नीट के अभ्यर्थी हो, मोदी सरकार ने देश के युवाओं को अपने भ्रष्टाचार के जाल में फंसाकर इस देश के एजुकेशन सिस्टम को खत्म कर डाला है। कभी IIT और IIM केंद्रीय विश्वविद्यालय और राष्ट्रीय संस्थान देश की प्रतिभा का निर्माण करते थे। अब भाजपा की लूट के कारण सब लोग प्रभावित है और बोर्ड एग्जामिनेशन भी ठीक से नहीं करवा पा रहे। ये लोग कोई संस्थान उठाकर देख लीजिए, एक जगह भी सही से बीजेपी के लोग अपनी सरकार का काम नहीं करवा पा रहे, चाहे UGC को तबाह करने का मामला हो या फिर JNU और केंद्रीय विश्वविद्यालय में बदले की राजनीति का मामला हो, NCERT के किताबों के इतिहास गायब करने का मामला हो, यूनिवर्सिटी में छात्रों की आवाज को दबाने का मामला हो या फिर आंदोलनों का दमन, वाइस चांसलर की नियुक्ति में वैचारिक कब्जा हो या फिर 90,000 से अधिक सरकारी स्कूल बंद करने का मामला हो, शिक्षा बजट साल दर साल घटाए जाने का मामला हो। जब भी युवा सड़क पर आता है, जनजी आवाज उठाता है तो हर बार उसकी आवाज दबा दी जाती है, उस पर लांछन लगाए जाते हैं, लांछन लगाया जाता है और उन्हें सलाखों के पीछे धकेल दिया जाता है। बीजेपी ने नौकरी दी नहीं, भर्ती परीक्षा अपनी जेब के लिए इस्तेमाल की, यानी जेब भरा भर्ती परीक्षा के नाम पर। मैं दोबारा से दोहराता हूं कि केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा हमें चाहिए और मोदी जी तभी युवाओं का असली न्याय हो पाएगा जब केंद्रीय शिक्षा मंत्री अपने पोस्ट से इस्तीफा देंगे और इस बात को लेकर लगातार बीजेपी पर दबाव बनाया जा रहा है। दोस्तों आप लोग अपनी राय जरूर लेकर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर कांग्रेस पार्टी ने भी पेपर लीक के मामले को लेकर जोरदार तरीके से निशाना साधते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी की सरकार के कारण हमको कितनी ज्यादा कीमतें चुकानी पड़ रही है। उसका उदाहरण यह है कि नीट का पेपर लीक हो जाता है और CBSE का जो इवोल्यूशन है यानी जो पेपर चेक करने का तरीका है वही गलत निकलता है और SSC GD का जो पेपर है वो एग्जाम कैंसिल हो गया है, जबकि CUET UG 2026 के अंदर 3765 उम्मीदवारों को टेक्निकल ग्लिच यानी तकनीकी दिक्कतों के कारण एग्जाम से यानी पेपर से वंचित रखा गया है। तो ये बीजेपी के लोगों की कुछ ही दिनों के अंदर जो अक्षमता है वो खुलकर सामने आ गई है। आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट दोस्तों, जहां पर अभिषेक बनर्जी पर हुए हमले को लेकर बीजेपी के नेता का विवादित बयान थमने का नाम नहीं ले रहा, यानी बीजेपी के लोग एक सांसद पर हुए हमले का खंडन करने की जगह दोस्तों और ज्यादा अपने कार्यकर्ताओं को उकसाने की कोशिश कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल की राजनीति में हिंसा और आरोप प्रत्यारोप का दौर फिर तेजी से देखने को मिल रहा है। तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी और कल्याण बनर्जी पर हुए कथित हमले को लेकर सियासी बयानबाजी चरम पर पहुंच गई है। दोस्तों अभिषेक बनर्जी का आरोप है कि यह हमला बीजेपी ने करवाया है। इस बीच बीजेपी के नेता दिलीप घोष ने अभिषेक बनर्जी के आरोपों पर बेहद आक्रामक प्रतिक्रिया दी है। दोस्तों ऐसे में आपको बता दें कि दिलीप घोष ने कहा कि अभिषेक बनर्जी भाजपा पर हमले का आरोप लगा रहे हैं और उन्हें खत्म करने का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन बीजेपी वास्तव में ऐसा करना चाहती तो 15 दिन उसको नहीं लगते। यानी बीजेपी के लोग दावा कर रहे हैं, भाजपा का नेता दावा कर रहे हैं कि अगर बीजेपी चाहती तो 15 दिन का टाइम भी नहीं लगता। कुल मिलाकर दोस्तों धमकी को और ज्यादा प्रगाढ़ करने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पता चलता है कि बीजेपी के लोगों को जिनको इन मामलों पर बकर बयान देना चाहिए था, ये बोलना चाहिए था कि एक सांसद के ऊपर हमले को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। बीजेपी के लोग इतना सा स्टैंड नहीं ले पा रहे क्योंकि विरोधी लोग हैं दोस्तों सामने। आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ
मुख्यमंत्री यानी मोहन यादव जैसे गरिमापूर्ण संवैधानिक पोस्ट पर बैठे एक व्यक्ति के द्वारा मोहन यादव के द्वारा पीसीसी के अध्यक्ष जीतू पटवारी को लेकर इस्तेमाल किए गए अपशब्दों की घोर निंदा की है पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने। दोस्तों आपको बता दें कि मुख्यमंत्री की भाषा गली मोहल्ले वाले किसी छुटवैया नेता की भाषा बन गई है दोस्तों, यानी कांग्रेस पार्टी के जो नेता जीतू पटवारी है उन्हें लेकर विवादित बयान मोहन यादव ने दिया। दोस्तों मोहन यादव ने जीतू पटवारी को लेकर कहा कि तुम टपोरी लाल हो, ढपोर संघ हो और इस तरीके के विवादित बयान को लेकर दोस्तों मुख्यमंत्री से माफी की मांग की जा रही है। अगर आप भी मानते हैं कि ऐसे बयान का इस्तेमाल अगर विपक्ष की किसी पार्टी ने नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ और बीजेपी के खिलाफ कर दिया होता तो उसे जेल के सलाखों के पीछे भेज दिया होता, ये बोलकर कि गलत बयानबाजी है, इस तरीके की बयानबाजी से बचना चाहिए। अगर आप भी मानते दोस्तों ये भाजपा के लोग ज्ञान जरूर देते हैं लेकिन जब खुद की बात आती है तो चुप्पी साध कर बैठ जाते हैं या फिर इस मामले को बताते हैं कि इसमें कुछ नया नहीं है। आप लोग क्या कुछ कहना चाहते हैं दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। बीजेपी नेता और खासकर मुख्यमंत्री के विवादित बयान को लेकर दोस्तों इसी के साथ में चलते एक और बड़ी अपडेट तब जहां पर महाराष्ट्र को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। एमएलसी चुनाव को लेकर वर्धा, चंद्रपुर, गढ़चिरौली से अरुण लखानी को मैदान में उतारा गया है। भंडारा गोडिया से अविनाश भावनाकर को मैदान में उतारा गया है और ब्रह्मनाकर को मैदान में उतारा गया, जबकि अमरावती से प्रवीण कोटे पाटिल चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। दोस्तों तो कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी ने 10 सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। दोस्तों आप लोग की क्या राय है लिखकर जरूर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।